हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का। बढ़िया, उम्मीद कर रहा हूँ पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो 2011 से 2015 तक के क्वेश्चन पेपर हम लोग कर चुके हैं। आज 2016 का पेपर देखेंगे अपन, ठीक है। और लगभग फरवरी मिड तक अपन 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी है कि जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, कैन हो गया, एनी जैसे नेगेटिव जाता है। इसके अलावा आपने इन सब के अलावा ये तो वो ट्रिक्स है जो जनरली जब हमें एकदम आएगा ही नहीं कोई क्वेश्चन, फंस जाएंगे तब यूज़ करेंगे। बट इसके अलावा आपने सही ढंग से जो 5 सालों के क्वेश्चन पेपर में जो सीखा है वो ये है कि PYQ का जो प्रॉपर पैटर्न रहता है, एग्जामिनर का जो माइंड रहता है वो हर साल कैसे एक ही तरीके से काम करता है। जब वो 10-12 साल में लगातार तरीके एक ही तरीके से काम कर रहा है तो वो तो भी ऐसी बात है ना कि वही लगभग इस बार भी काम करेगा। और फिर वो जो हमारा टारगेट है 100 नंबर, जब इन क्वेश्चन पेपर में हमारे इतने नंबर आने की पूरी पूरी संभावना है तो 2024 के GS प्री में अपन क्यों नहीं लेके आ सकते अपन, है ना। तो सीधा क्वेश्चन पेपर पे आते हैं और देखेंगे और बहुत बारीकी से देखेंगे क्वेश्चन को और करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, इसका अगर आपके पास प्रिंट हो तो प्रिंट ठीक है, अदरवाइज़ PDF वगैरह तो भी कोई इशू नहीं है। देखो, PYQ का पूरा पेपर सेट आपके पास रहने का क्या मतलब होता है कि जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन आप बहुत फ्रेंडली हो जाओगे क्वेश्चन पेपर के लिए, ओके। और फिर वहाँ पर ये बर्डन फील नहीं करेगा, नया नया फील नहीं करेगा, फ्रेंडली रहेगा बिल्कुल, है ना। तो आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे। तो पहला क्वेश्चन पॉलिटी से है और बहुत ही अच्छी बात है, जनरली पॉलिटी अच्छी होती है सबकी, ठीक है। आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यापगत या लैप्स हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है, ये कह रहा है कि कोई भी विधेयक है और वो लैप्स हो जाएगा अगर सत्रावसान हो गया। अब सत्रावसान का बेसिक मतलब जानते हो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोरोगेशन, ठीक है। जैसे कि एक होता है मानसून स्तर, है ना, एक शीतकालीन होता है और एक ग्रीष्मकालीन होता है। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है ना, तो इस मानसून स्तर में मान लीजिए कोई विधेयक लेकर के आए और वो यहाँ पर क्या हुआ कि पारित नहीं हुआ, ठीक है, और स्तर जो है वो ख़त्म हो गया, तो इसके साथ साथ ये विधेयक भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, वो अगले स्तर के लिए चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट आपने गलत हो जाएगा। और इसके बाद में राज्यसभा का कोई लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने अभी तक पारित नहीं किया लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा में अगर कोई लंबित है तो राज्यसभा 27 सदन है ना, वहाँ पे तो लंबित अगर कोई विधेयक पड़ा है लोकसभा ने उसे पारित किया हो ना किया हो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। लोकसभा अगर विघटन भी हो गई तो वो व्यापगत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत हो जाएगा और केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लोकसभा है अगर उसमें कोई एक स्तर का अगर वो एंड हो गया है तो इसके बाद में जब दूसरा स्तर आएगा तब वो विधेयक फिर से वहाँ पे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। इसके बाद में आइए दूसरा, इनमें से कौन सा या कौन से वह या वे सूचक है जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाने में किया जाता है। अब देखो, हंगर इंडेक्स है, मान लीजिए आपको ये नहीं आता क्वेश्चन, आपने ये तीनों पॉइंट नहीं पढ़े हो, जैसे आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनती है तो उसके जो 4 पॉइंट होते हैं कौन से होते हैं, ये आपका होमवर्क है भाई, ठीक है। इसलिए होमवर्क है क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है, कि तो जो अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है उसके लिए जो जिन 4 पॉइंट्स पे रिपोर्ट बनती है वो कौन कौन से पॉइंट है, ठीक है। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसे बनाने में इन तीनों में से किस किस का यूज होता है। तो सोचने वाली बात है कि हंगर यानी भूख, यानी वो पोषण से तो संबंधित होगी, और भूख है यानी पोषण की कमी है, खाने की कमी है, तो एक से तो कन्फर्म वो लिंक्ड होगी, यानी एक तो आपका सही होगा। तो इसमें जिसमें एक नहीं उसको काट दो, ठीक है, यानी एक सब में सही है। अब देखो, शिशु वृद्धि रोधन और शिशु मृत्यु दर अगर आपको नहीं मत पता तो सोच के देखिए ना कि ये वाला भी नेगेटिव है और ये वाला भी नेगेटिव, शिशुओं की वृद्धि नहीं हो रही तो ये तो नेगेटिव चीज़ हुई है ना, हेल्दी नहीं होंगे वो और वो मर रहे हैं, ये भी नेगेटिव है। और इस तरह के जनरली स्टेटमेंट अगर आप कहीं देखोगे जहाँ पे दो एक जैसे स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट एक साथ आ रहे हैं, जनरली या तो दोनों सही होते हैं या दोनों गलत होते हैं।
और क्योंकि हंगर इंडेक्स की बात हो रही है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक की बात हो रही है, खाने की कमी से या पोषण की कमी से शिशु तो मरेंगे ना, उस बेस पे तो एक रिपोर्ट बनेगी ना। अगर आप इसमें से किसी एक को भी सही करोगे तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाएंगे और इसमें सारे के सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब इसमें देखिए कि साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है, ये 2015 का PYQ है। लगभग 90% डिट्टो क्वेश्चन 2015 वाले पेपर में या इससे ठीक पहली वाली वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ। ठीक है, ये कह रहा है कि साल दर साल घाटे का बजट रहा है, लगातार सरकार को घाटा हो रहा है, तो घाटे को कम करने के लिए सरकार इनमें से कौन सी कार्यवाही करेगी? राजस्व व्यय को घटाएगी। बहुत सही बात है। राजस्व व्यय अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी जेब से बहुत खर्च हो रहा है तो मैं अपना खर्चा घटाऊंगा ना, मैं जो व्यय कर रहा हूँ मैं उसको घटाऊंगा, उससे मेरा घाटा कम होगा। नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना, ऐसी कोई भी योजना को प्रारंभ करने के लिए क्या चाहिएगा? पैसा चाहिएगा, बड़ी मात्रा में चाहिएगा, सरकार को इससे तो घाटा ही होगा। सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना, जनरल स्टेटमेंट है, वेरी जनरल स्टेटमेंट, और अपने आप में ये सही भी है कि सब्सिडी का ये नहीं कि प्रॉपर आप एक प्रोसेस के साथ, प्रॉपर एक उसका मैकेनिज्म होना चाहिए, उसके साथ अगर आप सब्सिडी को दोगे तो ठीक है, बेटर है। ऐसा नहीं कि आप हर सेक्टर में जा कर के आप उसमें सब्सिडी दे रहे हो, वो नेगेटिव हो जाएगा। और आयात शुल्क को कम करना, भाई साहब आप कोई भी चीज़ दूसरे देशों में भेज रहे हो, कोई देश इंडिया से किसी चीज़ को आयात कर रहा है तो ऑब्वियस ये बात है ना कि वो आपसे कुछ ले रहा है अपने देश से, तो उस पर आप टैक्स तो लगाओगे, किसी भी तरह का चार्ज तो उस पर लगाओगे। आप उस चार्ज को कम नहीं करोगे, अगर आप उस चार्ज को कम करोगे तो ऑब्वियस ये बात है, नुकसान तो हमारा ही है। मान लीजिए हम कोई चीज़ पाकिस्तान को दे रहे हैं और उस पर हम सिर्फ 100 रुपये का चार्ज लगा रहे हैं, अगर हम उस पर 150 का चार्ज लगाएंगे तो फ़ायदा तो हमारा ही है ना। तो हमारा राजस्व, इससे क्या होगा कि बजट तो हमारा बढ़ेगा ना, सरकार के पास पैसा जाएगा, और ये नेगेटिव चीज़ है, गलत हो जाएगी। तो इसमें एक और 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आप नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है तो इसमें अगर आपका 2 यहाँ पे गलत करोगे तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। एक और एक बचता है, आपको सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट इसमें देखना होता है, चौथे को आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ, भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों यानी पेमेंट बैंक, इसका एग्जाम्पल मैं सबसे पहले देता हूँ आपको, पेटीएम। ठीक है, की स्थापना की जा रही है 2015 के आसपास से, काफ़ी माहौल इनका बन गया था, 16 के आसपास का भी वाला मामला ये। तो इस दृष्टि से इनमें से कौन से कथन सही है? जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनी और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व और नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे पेमेंट बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। तो ओवरऑल भारत में और वित्तीय समावेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कोई भारत का ही आदमी हो जो ये सारी चीज़ें करे, तो ये चीज़, एक स्टेटमेंट अपने आप में पॉजिटिव ही तो है ऊपर वाले क्वेश्चन को सही साबित करने के लिए। बट हमें नहीं मालूम है तो हम एक बार रुक जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखो कि पेमेंट बैंक है वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। 2016 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, पेमेंट बैंक जैसे पेटीएम है वो खुद का अपना क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता, कोई भी पेमेंट बैंक अपना क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। जैसे पेटीएम करता है तो वो HDFC के सहयोग से करता है, खुद का नहीं है उनका। ठीक है, तो यहाँ ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैसे आप 2 गलत करोगे यहाँ पे दोनों गलत हो जाएंगे, ये तीनों स्टेटमेंट, और यहाँ पर 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। भुगतान बैंक ऋण देने की क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं, 2016 तक तो नहीं करते थे। अभी जैसे पेटीएम वगैरह तो लोन तो दे रहा है, पर उस समय के हिसाब से स्टेटमेंट गलत है, और उस समय के हिसाब से स्टेटमेंट सही है। ये क्रेडिट कार्ड अब भी जारी नहीं कर सकती, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, और आपका ये स्टेटमेंट सही है। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ना पहले वाला कि जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों या सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व या नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य है, तो ठीक है, सही बात भी है। भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना भारतीयों की बात हो रही है, तो मामला सेट बैठ रहा है। हाल ही में समाचारों में आने वाले लाईफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। यह एक बेहतर प्रौद्योगिकी है जो वाईफाई से कई गुना तेज है। ठीक है, हाल ही के समाचारों में यानी कुछ चर्चा में रही कोई चीज़ है जिसके कोई बड़े बड़े फायदे निकल करके या ऐसे आने की संभावना है, इसलिए इन्होंने ये सवाल पूछा है। अब लाईफाई का जनरली आपको मतलब नहीं भी पता होगा तो आप क्या करोगे, अंग्रेजी वाले क्वेश्चन में आओगे, लाईफाई LI, और ये सीधा सीधा यहाँ से किससे लिंक कर रहा है? लाइट से। ठीक है, यानी लाइट फिडेलिटी। ठीक है, तो मामला ठीक है, सही बैठ रहा है, यानी लाईफाई यानी लाइट, और प्रकाश की बात हो रही है, वाईफाई में वायरलेस था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका
पहला स्टेटमेंट सही है। और यह है एक ऐसी बेतार प्रौद्योगिकी जो वाईफाई से कई गुना बेहतर है, साइंस का है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दी अबव आप साथ जा सकते हो। इसमें एक और दो आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन सही हो, सॉरी ये आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। पहला स्टेटमेंट ये है कि युद्ध प्रभावित मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए यूरोपीय देशों द्वारा वचन, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB की स्थापना करने में सदस्य राष्ट्रों द्वारा किया गया पूंजी योगदान, और धारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। तो जनरली इस तरह का स्टेटमेंट अगर आप लोगों ने कहीं भी आज भी आ जाए, अगर आपने पढ़ा हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। बट अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट में रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह के जनरल स्टेटमेंट है वो पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट के एक्ट से संबंधित है, यानी सरकार कुछ ऐसा काम कर रही है। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान में शरणार्थियों की कहीं भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हमको नज़र नहीं आ रही है। ये कुछ बजट की बात कर रहा है, कुछ पैसे की बात कर रहा होगा, या किसी भी तरह के निवेश की बात कर रहा होगा, या फिर कुछ ऐसे किसी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा होगा जिसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हो लार्ज स्केल पे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे मिडल ईस्ट और उनके पुनर्वास की बात कर रहा है, तो जनरली इस तरह के स्टेटमेंट से ये बात यहाँ पे सही तुक बैठेगा नहीं। अगर आपने प्रॉपर ढंग से 10-12-15 साल की PYQ कर ली, तब आपको एक चीज़ ये भी समझ में आएगी, आप समझना शुरू कर जाओ कि UPSC जब ऐसे ऐसे वर्ड निकाल करके लाती है, क्वेश्चन पूछती है, तो उसको कैसे अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, आपने अगर ज़रा सा भी AIIB के बारे में पढ़ा होगा तो की स्थापना करने में सदस्य राष्ट्रों द्वारा किया गया पूंजी योगदान, तो ये तो इसका डेफिनेटली आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो उसमें कीवर्ड कहीं ना कहीं तो आया होगा ना, कि INDC ये वर्ड कहीं ना कहीं तो आया होगा ना, ये वाला जो है, बट आप लोग नहीं पढ़ पाओगे इसको। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट में क्वेश्चन जब भी आए, जब अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हो, तो आपने लोगों ने क्या करना है कि जो मोस्ट फेवर जो UPSC करते हैं, जैसे अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे कि UPSC बार बार घुमा घुमा करके क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन पूछती है। UPSC हर बार पूछती है और क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन पूछती है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको एक यही प्रेफर करूँगा कि क्लाइमेट चेंज का जहाँ भी आपको ऑप्शन दिखे आप वो ऑप्शन लगा करके आना, और अपनी ईमानदारी से लगा के आना। गलत होने का नुकसान हो सकता है कि ठीक है आप 0.33 का नुकसान हो जाए, पर अगर ये सही हो गया तो आपको 2 नंबर का सीधा सीधा फ़ायदा होगा। सॉरी 6-7 का नुकसान होता है, बट जितना यहाँ जो फ़ायदा होने वाला है वो कुछ सीधा 2 नंबर का होगा, और जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार, है ना। तो मेरी फिर जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसको ध्यान रखूँ। ठीक है, अब मिडल ईस्ट वाला भी कह रहे हो कि मिडल ईस्ट पे तो UPSC क्वेश्चन पूछती है, UPSC बिल्कुल मिडल ईस्ट पे क्वेश्चन पूछती है, पर 4 ऑप्शन दिए गए हों, एक में लिखा गया कि अफ्रीका कंट्री, एक में यूरोपियंस, एक में मिडल ईस्ट लिखा गया हो, और एक में जैसे साउथ ईस्ट एशिया कुछ ऐसे देश दिए गए, वहाँ पे फिर मिडल ईस्ट वो प्राथमिकता UPSC की बन जाती है, क्योंकि UPSC हर साल लगभग मिडल ईस्ट से क्वेश्चन पूछ रही है। बट यहाँ वो ऐसा वाला मामला है नहीं, तो अपन इसमें ऐसा कुछ नहीं चल के जो जनरल जो क्लाइमेट रिलेटेड से जो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट होगा उसके साथ जाने की कोशिश करेंगे। उदय योजना, ये जितने भी बिजली डिस्कॉम जो होते हैं, जो बिजली प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, उनके वित्तीय कायाकल्प और उनका जो पुनरुत्थान, उनका जो प्रबंध करना था, उससे ये संबंधित थी। ठीक है, ठीक है, उदय योजना जो जितने भी, जैसे मुझे बाकी तो जैसे टाटा नहीं, जैसे मैं राजस्थान की अगर बात करूं तो जो वहाँ पे जैसे जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, तो ये डिस्कॉम होते हैं जो बिजली प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और 2015 में केंद्र सरकार इसको लेकर के आई थी, और इसलिए कि बिजली के ऊपर होने वाला जो खर्चा है, उसमें एक्स्ट्रा जो खर्चा है उसको हटाया जाए, लोगों को प्रॉपर जितने भी कमियां और खामियां जितने भी हैं उनको हटा करके वो लोगों को अच्छे तरीके से 24 घंटा बिजली उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि जब डिस्कॉम में अच्छा नहीं होगा तो फिर बिजली कैसे प्रोवाइड होगी। तो डिस्कॉम की कायाकल्प और उनको वित्तीय कायाकल्प के लिए, पुनरुत्थान के लिए उदय योजना चलाई गई थी। 8वां क्वेश्चन देखो, IFC मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो IFC मसाला बॉन्ड जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो इन बॉन्डों को प्रस्तावित करता है, विश्व बैंक की एक शाखा है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये
विश्व बैंक। यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, कौन सा? विश्व बैंक। यूपीएससी विश्व बैंक का एक बहुत ही प्यारा और वेल लाइक्ड की टर्म है। यूपीएससी हर साल विश्व बैंक को हर साल ऐड करेगी। तो अगर आपको लगे कि मुझे 50-50 खेलना है तो आप विश्व बैंक के साथ जाओ, उसको पॉजिटिव मान करके। हालांकि ये एक शाखा वाला क्वेश्चन लग रहा हो कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है इसमें, तो या इसमें सरकार की बात हो रही है, इसमें मंत्रालय की बात हो रही है। भाई यहाँ पे विश्व बैंक की, अगर पर्टिकुलर विश्व बैंक की अगर बात हो रही है ना, तो आप इसको बात मान सकते हो कि यूपीएससी के क्वेश्चन में जब भी आपको कहीं भी विश्व बैंक दिखे आप उसके साथ, और अगर आपको नहीं आ रहा है, आपको 50-50 खेलना है, आप विश्व बैंक के साथ प्रॉपर की टर्म को यूज़ करते हुए और इससे लिंक बैठाते हुए आप इसके विश्व बैंक के साथ जा सकते हो। बॉन्ड्स वगैरह जनरली किसका काम होता है? बैंक का ही होता है। जैसे इंडिया में बॉन्ड्स कौन? आरबीआई काम प्रोवाइड करवाता है, तो उसी तरह से ये विश्व बैंक, इंटरनेशनल मसाला बॉन्ड की बात हो रही है तो विश्व बैंक की एक शाखा है आईएफसी, जो इन बॉन्डों को प्रस्तावित करती है, जो एक विश्व बैंक की शाखा है। सही बात है। और यह रुपया अंकित मूल्यों को बॉन्ड, यह रुपया अंकित वाले बॉन्ड है जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ऋण वित्तीयन के स्रोत है। और बिल्कुल ये जनरल स्टेटमेंट है यार, ठीक है, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। और बॉन्ड सिर्फ वाई इन पब्लिक सेक्टर, वाई नॉट इन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, दोनों में ही होंगे ना, तो दोनों क्षेत्र के लिए बॉन्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस तरह से इसमें आपका सी सही हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन है, आप फ्यूचर के लिए 2024 के क्वेश्चन पेपर के लिए आप इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व दर की दर जो है, भू राजस्व की दर जो है वो नियत होती थी। ठीक है, नियत होती थी, वो जनरल सा स्टेटमेंट है, नहीं भी मालूम तब भी आप सही कर सकते हो उसको, तो कि क्योंकि एक तो देखो नहीं पता होता, वो तो ऑब्वियस सी बात है। विजयनगर खुद फेमस, वहाँ का राजा कृष्णदेव राय वैसे फेमस, वो आदमी फेमस इसलिए अपने कामों से फेमस है, ठीक है, अच्छे कामों से फेमस था। और भूमि की गुणवत्ता वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है रही होगी, इसलिए तो वहाँ पे कृषि व्यवस्था ज़्यादा उन्नत थी और भू राजस्व की दर भी नियत रहती थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। अगर किसी ने एक बार भी दिया हो, किसी ने 0.01% भी दिया हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी दिया हो, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा ना। तो इस तरह से ज़्यादा सोचना नहीं है, गो थ्रू विद इट वाला मामला यहाँ पे, और सीधा आपको 1 और 2 यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ज़्यादा सोचने वाला सोचा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सोचा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो देखो इसमें सीन क्या है, जो आपका इसमें मालविका अग्निमित्रम जो है कालिदास रचित, इसमें ये कहानी है, शुंग राजवंश के संस्थापक की पुत्र की ये प्रेम कहानी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो स्वप्ना वासवदत्तम जो है, ये वाला जो है स्वप्ना वासवदत्ता, ये लिखी है महाकवि भास ने, ठीक है, महाकवि भास। और मेघदूत जो है वो किसने लिखी है? मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, रत्नावली, ये सब किसने लिखी है? थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया होगा तो आप बता दोगे। जैसे कालिदास ने क्या लिखी है, ये दोनों किसने लिखी है? काली। और ये किसने लिखी है? नाम सुना है? हर्ष। तो हर्ष ने लिखी है रत्नावली। और 1500 कब लिखी थी? 1500 यार 77 के आसपास लिखी थी शायद, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों ने याद में रखना है कि मालविका अग्निमित्रम और मेघदूत जो किसके, ये कालिदास के हैं, और रत्नावली हर्ष ने लिखी है, स्वप्न वासवदत्ता जो है वो महाकवि भास ने लिखी है, ठीक है। इतना तो याद कर लोगे यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, ठीक है। इसके बाद में और भास ने पंचरात्रम करके भी लिखी थी, ठीक है, पंचरात्रम करके भी लिखी थी उन्होंने, ठीक है। तो एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं, किससे संबंधित है? वेरी फेमस यार, ठीक है, वेरी फेमस, बार बार आ चुके हैं, कीवर्ड ही हैं। इतनी तैयारी तो करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें की टर्म और उन सब पे टैक्टिक पे चले। तो WTO जो है एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स इससे संबंधित है, ठीक है क्या? ये मालूम है क्या? बताओ, ज़रा सा भी मालूम है तो बताओ, किसी को कमेंट वमेंट कर दिया करो यार। एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स,
तो एम्बर बॉक्स जनरली क्या होता है कि जैसे ग्रीन बॉक्स बताता हूँ, कि ग्रीन आपको वैसे भी थोड़ा सा आइडिया रहता है ना, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे। तो ग्रीन बॉक्स कहता है जैसे ये सब्सिडियाँ होती है बेसिकली, तो ठीक है, ये सब्सिडी होती है। तो ये वो सब्सिडियाँ जो कोई भी व्यापार है उसको विकृत नहीं करती है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाती है, या फिर अधिकांश कारणों से क्या होती है कि ये सबसे कम विरूपित करती है। मतलब सब्सिडी तो दे रही है, तो सब्सिडी देने पर क्या होता है ना कि जैसे बाकी चीज़ें हैं वो, जैसे सरकार किसी एक चीज़ पे मान लो यूरिया पे सब्सिडी दे रही है, ठीक है, तो जो प्राइवेट यूरिया बेचते हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, तो उस तरह की सब्सिडी वो ग्रीन बॉक्स से संबंधित होती है, ठीक है। तो ये WTO का मामला पूरा रहता है इसमें। निम्नलिखित में से किसको या किन को भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है? पूंजी बजट में बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम पहले इसमें पैसा डालेंगे और भविष्य में उससे हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो पूंजी बजट के अंतर्गत आता है। राजस्व बजट में इंस्टेंट जैसे हमें फ़ायदा होने की संभावना होती है, ठीक है। तो सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों की अधिग्रहण पर व्यय, तो बिल्कुल सही बात है, इन सब पर अगर व्यय करेंगे तो भविष्य में इनसे फ़ायदा होगा। ऋण लेंगे तो सरकार, इससे सरकार क्या करेगी, विदेशों से ऋण लेगी, फिर उस ऋण से मान लो हाईवे या कोई बांध बनाएगी, फिर भविष्य में उससे फ़ायदा होगा, तो ये भी पूंजी बजट में शामिल है। और राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण का जो अग्रिम है वो भी ऑब्वियस सी बात है पूंजीगत बजट में शामिल होता है। तो इसमें 1, 2 और 3 आपके सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब ये वाले क्वेश्चन देखो, इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, नहीं होगा अगर नहीं हो रहा तब भी आप इसको कर दोगे, और इसमें एक नई चीज़ आपको भी सीखने को मिलेगी। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभियान में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का या के महत्व क्या है? मैंने फिर बोला था कि जनरली यूपीएससी अगर ऐसे आपको 2, 2, 3, 3 स्टेटमेंट देगी तो सारे सही हर बार नहीं होते। ये आपको दिमाग में चल रखना है, ठीक है। जब तक आप किसी भी क्वेश्चन पे श्योर नहीं हो जाओ तब तक आपको ये रखना है कि सारे तो शायद इसमें सही नहीं होंगे, देखो। इसका उद्देश्य नव प्रवर्तन राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है। अब देखो, इस पूरे पहले स्टेटमेंट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नेगेटिव लगे। इसने क्या किया है, कुछ अच्छी बात की है, कुछ पॉजिटिव बात की है। इसने कहा क्या है कि ये जो है ना कार्यक्रम, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र का जो अभियान है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका ये उद्देश्य है कि नव परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों और समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्य, तो अच्छी बात है ना कि आप कार्रवाई करो, पर ऐसी करो ना जो प्रभावकारी हो, और उसी को प्रोत्साहित करना है, यानी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मैं इसको सही मान लेता हूँ। फिर ये कह रहा है कि एक विशेष या विशिष्ट रूप से दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है। अब सोचने वाली बात है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कोई अभियान है, कन्वेंशन है, यूएन कर रहा है, और यूएन पूरे दुनिया को लेकर के एक्टिव रहता है, यूएन पूरी दुनिया का है, ठीक है। और क्या मरुस्थल सिर्फ इसी एरिया में है क्या, दक्षिण एशिया में या फिर उत्तरी अफ्रीका में? वो तो पूरे दुनिया भर में मरुस्थल है ना, गर्म भी है, शीत मरुस्थल भी है। तो सिर्फ इन्हीं एरियाज़ में क्यों, वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियतन सुलभ करवाना इनका उद्देश्य है, ठीक है। इन्हीं इन्हीं क्षेत्रों पर यह केंद्रित क्यों है? सोचने वाली बात है ना, सोच के देखो कि क्यों भाई इन्हीं 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 एरियाज़ पे क्यों यह केंद्रित है। तो यूपीएससी ने कुछ खुद जान करके इसको एक स्पेसिफिक एरिया तक लिमिटेड कर दिया, जहाँ से आपका ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आप 2 नंबर को जैसे ही गलत करोगे, यहाँ पे ये गलत हो गया, आपका 1 नंबर वैसे ही सही हो रहा है, ठीक है। अब देखिए कि यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की ऊर्ध्वगामी उपगम यानी बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह का कोई भी वर्ड आए, ये साइंटिफिक अप्रोच रखने वाला वर्ड आए, कुछ नया वर्ड आए, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो यूपीएससी के फेवर में जाएगा, मतलब वो मतलब जनरली सही होने की संभावना उसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे मामला क्या होता है कि बॉटम अप्रोच में जैसे मामला ऐसे होगा, ऊपर से नीचे की ओर, रुकिए सॉरी, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। मतलब कोई चीज़ हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू करेंगे फिर वो ऊपर तक जाएगी, ये बॉटम अप्रोच होती है और बहुत सही भी अप्रोच होती है। मतलब आपको जैसे किसी क्षेत्र विशेष में विकास करना है तो अपन पहले जो छोटे छोटे गांव है उनको विकसित कर लो, फिर शहर तो अपने आप विकसित हो जाएगा ना, तो ये वो वाली अप्रोच होती है। और इस तरह का वर्ड जब भी कहीं भी आप इसको देखो, आप इसको आँख बंद करके सही करके आओगे। जैसे मैं भी एक वर्ड बोल पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे जैसे जियो वर्ड जब भी आता है, ठीक है,
तो वो सही जाएगा। अभी 2021 या 22 के पेपर में 1-2 क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर अपन इसकी बात करेंगे। ऐसे कुछ कीवर्ड हैं, मैं अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है वो। सड़क के निर्माण में उनका स्टैग वगैरह कुछ था, तो वो वहाँ पे यूज़ होता है, जियो स्टैग पता नहीं ऐसा कुछ था, मैं याद नहीं आ रहा है। तो आपको याद रखना है कि बॉटम अप अप्रोच वो एक पॉजिटिव अप्रोच होती है हमेशा, ठीक है, और जनरली है सही होगी, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम था भी नहीं, तब भी आप लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को सही कर दिया। इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। वाई स्पेसिफिक एरिया ना करने को तो ऑस्ट्रेलिया में बात क्यों नहीं की इन्होंने? ऑस्ट्रेलिया में भी तो मरुस्थलीय है ना, चाइना में भी तो मरुस्थलीय है ना, वहाँ पे क्यों नहीं गए ये लोग? अब आ जाओ आगे। IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में किस मुद्रा को जोड़ने? अब ये उस समय का तत्कालीन रहा होगा, छोड़ो इसको, क्या ही मतलब। 2016 का पेपर है ना ये, तो उसमें कुछ ऐड हुआ होगा शायद, इसमें ये था रैनमिनबी। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी IMFC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट देखोगे, IMFC की बैठकों में विश्व बैंक प्रेक्षक की भांति, अब इन्होंने ये नहीं कहा कि लीडर की भांति बात करता है, लीडर की भांति मीटिंग में भाग लेता है, ये तो सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, ठीक है। ऑब्जर्व करेगा कि चीज़ें सही हो रही है कि नहीं हो रही है। और ऑब्वियस सी बात है कि जब विश्व बैंक है तो इसको इतना राइट तो होना ही चाहिए कि इस तरह की कोई मॉनेटरी फंक्शन कुछ हो रहा है या फाइनेंशियल कमेटी कोई बनी है, तो वहाँ पर ये अपनी साइड रख सके कम से कम। और आफ्टर ऑल विश्व बैंक है यार, सारी दुनिया बैंकों का बैंक है ये तो ना, तो उस हिसाब से तो और फिर वही वाली बात कि जहाँ भी वर्ल्ड बैंक आए आप उसके साथ जाओगे, उसको पॉजिटिव मानोगे, ठीक है। और IMFC विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि किसी एक्शन लेने की बात करता है, चर्चा करता है, चर्चा तो करते ही होंगे ना, चर्चा तो 2 लोग बैठ के वो भी कर लेंगे ना, ठीक है। एक्शन नहीं लिया ना, एक्शन की बात नहीं, इन्होंने क्या कहा, कीवर्ड को पहचानो कि चर्चा करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF कोष के कार्यों की दिशा पर सलाह देता है। इसने कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये सलाहकारी बाध्यकारी है या नहीं है, कहीं भी लिखा है क्या? पूरे क्वेश्चन पेपर में इसने कहीं भी नहीं लिखा कि बाध्य, इसने कहा कि चर्चा करते हैं, सलाह देते हैं। सलाह तो कोई भी दे देता है यार, तो ये भी दे देता है। और ठीक है, विश्व बैंक की प्रेक्षक की भांति इसमें काम करता है, ठीक है, करता ही होगा, इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, करता ही होगा भाई, ठीक है। इस तरह से इसको करोगे। अब इसके बाद में एक राष्ट्रीय मुहिम, राष्ट्रीय गरिमा अभियान, ठीक है। तो इसका पूरा संबंध जो आपके इस वाले स्टेटमेंट से है कि मेला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मेला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए, उन्हें कहीं और प्रतिस्थापित करने के लिए इसकी स्थापना, ये अभियान जो चलाया गया है, गरिमा योजना। आदमी की गरिमा होती है, वही वो मेला क्यों उठाएगा, ठीक है। बाकी भी लगेगा, जैसे यौन कर्मियों वगैरह की लगेगा यार इनकी भी गरिमा सही बात है होती है, आप इसको एक बार काट भी दोगे तो, और बंधुआ मजदूरों को काट दोगे तो आप इन दोनों में फंसोगे कि यार यौन कर्मियों का जो उनका भी जीवन गरिमा में ही होना चाहिए, वो क्यों घुट कर जिए। बट गरिमा, राष्ट्रीय गरिमा अभियान जो है वो मेला ढोने वाले प्रथा को समाप्त करने के लिए और पुनर्वासन के लिए, जो कर्मचारी काम करते हैं उनके पुनर्वासन के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। देन आ जाइए मेडाइवल इंडिया। मेडाइवल यानी क्या है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। अब एकेश्वरवादी यानी एक ही ईश्वर है, अगर एक ही ईश्वर है तो उस ईश्वर की कोई मूर्ति तो नहीं होगी, ठीक है। ऑब्वियस से बात है, यहाँ पे ये लिखा होता है कि तमिल क्षेत्र के जो सिद्ध जो सितर हैं वो भगवान, वो शिव उपासक है या विष्णु उपासक थे, और वो मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, तब तो कन्फ्लिक्ट होता। यानी यहाँ इससे पहले वाले स्टेटमेंट में और तथा के बाद वाले स्टेटमेंट फिर आपस में कन्फ्लिक्ट होता कि जब अगर वो शिव उपासक है तो भगवान शिव की मूर्ति की पूजा तो करेंगे, यानी मूर्ति पूजा की निंदा तो वो नहीं कर सकते। पर इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि ये एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, तो बहुत सही बात है कि हाँ, ये अगर एकेश्वरवादी थे तो मूर्ति पूजा की निंदा बिल्कुल करते थे, ठीक है। और ये ऐसा ही था, तमिल क्षेत्र जो थे वो मूर्ति पूजा की निंदा करते थे क्योंकि वो एकेश्वरवादी थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, बिल्कुल सही बात है। अब लिंगायत के अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना, थोड़ा सा भी, अगर आपने 10% भी पढ़ा होगा, तब वहाँ पे आपको तुरंत पता लग जाएगा कि पुनर्जन्म के सिद्धांत पर ये प्रश्न चिन्ह लगाते थे। इनको नहीं, इनका विश्वास था कि पुनर्जन्म ऐसा कुछ होता है। और जातीय अधिक्रम जो कास्ट को लेकर के जिस तरह की हिरार्की थी जो थी,
उसमें उसको ये बिल्कुल डिक्लाइन करते थे, उसको नहीं मानते थे। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे आपके, और ये वाला स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इसको क्या करो, एज ए रेफरेंस इन फ्यूचर के लिए आप इसको ध्यान में रखने वाले हो। ठीक है, अब आ जाओ आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी समाचारों में दिखने वाले पद आयात आवरण इंपोर्ट कवर का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, तो इंपोर्ट कवर क्या होता है, ये क्या होता है कि यह आयात उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीनों के आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जा सकता है। इंपोर्ट कर वो कितना कवर कर सकता है। ठीक है, ये उन महीनों कितने महीनों में, मतलब ये उस चीज़ को आयात आवरण मतलब क्या बोलते हैं, जितने महीनों में आयात का जो भुगतान है वो देश का जो अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व है उसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, सीधा सीधा ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, नया इसमें कुछ है नहीं, रटने वाली बात है। आप इसको 2024 के रेफरेंस के तौर पर इसको देख सकते हो। ठीक है, ये वाले किसी देश के आयात मूल्य और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को बताता है नहीं, किसी देश के वर्ष में कुल आयात के कुल मूल्य को बताता है नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होता ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दो देशों के बीच निर्यात आयात के अनुपात को बताता है, ये भी नहीं है। फिर अगर ऐसा होता कि निर्यात और आयात के मूल्य को बताता तो ये आयात आवरण क्यों था, इसको निर्यात आवरण भी बोल सकते थे आप, तो ऐसे भी इसको काट सकते हो। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखिए कि समाचारों में कभी कभी उल्लिखित समुदाय और किस मामले में, तो रोहिंग्या म्यांमार वेरी फेमस, आप इंडिया में रह रहे हो आपको पता है। 3 नंबर सही, तो ये दोनों नहीं हो गए, दोनों नहीं होगा, मतलब आपका एक गलत हो गया, यानी या तो 2 और 3 हो गया, केवल 3 होगा। मधेसी ऑब्वियस सी बात है नेपाल से, तो ये भी आपका सही हो जाए। कुर्द जो है वो आपके टर्की से है। ठीक है, तो आपका 2 और 3 सही हो जाएगा यहाँ पे। आ जाओ फिर आगे, राष्ट्रीय आयुध निषेध संगठन के संदर्भ में हमें बात करनी है। यह यूरोपियन संघ का एक संगठन है जिसका नाटो और डब्ल्यूएचओ की कार्यकारी संबंध है। ईयू ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन पूछा वहाँ पे आपको क्या करना है, आग बंद करनी है। अगर आप श्योर नहीं है तो आपको गलत लगाना है। जैसे आप गलत करोगे गलत करोगे गलत करोगे, कौन सा खत्म से पूछा है, 2 और 3 आपके सही आ जाएंगे, खुद ही सही आ जाएंगे। फिर आपको अगर इसको करना हो तो कैसे करोगे कि यह नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है। ठीक है, अनुवीक्षण का अगर आपको हिंदी में नहीं पता है तो इसको अंग्रेजी में देखिए कि ये मॉनिटर करता है केमिकल इंडस्ट्री को टू प्रिवेंट किस चीज़ से करने, नए वेपन बनाने से, नए वेपन के इमर्जिंग होने से, उनके नए पैदा होने से, है ना। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है भाई। अगर हमें ये नहीं भी मालूम कि पता नहीं ये कौन है, तब भी अगर देखें तो ये तो अच्छी बात है ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इट प्रोवाइड्स असिस्टेंट एंड प्रोटेक्शन टू स्टेट अगेंस्ट केमिकल वेपन्स थ्रेट, सही बात भी है। तो राज्य को यह जो केमिकल जो वेपन से जो जिस तरह भी खतरे उनके, तो उसकी जो सहायता और जो संरक्षण है बिल्कुल ये प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें 2 और 3 के साथ जा सकते हो, क्योंकि अब इसमें कुछ नेगेटिव चीज़ तो है नहीं। इसने ये नहीं कहा कि पैसा देता है, मैंने क्या कहा था कि जहाँ भी ऐसा इस तरह का वर्ड है कि वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है, ये है वो है, तो आप उसको तुरंत गलत कर दो। ये बाध्यकारी है, ये है गैर सरकारी मंच है या सरकारी मंच है, ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे जनरली गलत जाते हैं वो स्टेटमेंट। ठीक है, पर यहाँ पे तो इसने सीधा कहा कि वो तो सहायता करता है, संरक्षण प्रदान, सहायता इसने ये तो नहीं लिखा ना वित्तीय करता है कि किस तरह की सहायता करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपको नहीं भी खेलना, ब्लंडर खेलना है, तो आप 50-50 करो, फिर आप इसको काटो पहले वाले, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन दिए गए, एक नहीं 3-3 दे दिए इन्होंने, तो 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक मिनट, प्रधानमंत्री फसल बीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, फसलों पर बीमा देंगे। और जनरली अगर आपको एक बार ये नीचे वाले स्टेटमेंट नहीं पढ़ने हैं तो आप सोचे देखो कि फसलों का बीमा जनरली जब तब दिया जाता है जब किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या किसी वजह से फसल की पैदावार उतनी अच्छी ना हो और वैलिड रीजन हो, तो बीमा मिलेगा। अब ये क्या कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल पर, और पर्टिकुलर इन्होंने डेटा दे दिया 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। इन्होंने क्या किया, इस स्टेटमेंट को स्पेसिफिक बना दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर आपको उलझाने की या एग्जामिनर आपको ये श्योरिटी दिलवाने की कोशिश कर रहा है कि तुम इसको सही करो,
कि भाई मैंने लिखा कि किसी भी मौसम में तुम अटक गए, फिर मैंने कहा किसी भी फसल पे, तो मैं इसको सही करो। भाई इसको सही करो, जितना हो सके उतना जल्दी इसको सही करो। आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। ऐसा ऐसा एग्जामिनर आपको फील करवा रहा है पहला स्टेटमेंट दे करके, बट ऐसा इसमें नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। किसी भी फसल पर 2% की एक समान दर से, अब सोच के देखो ना कि किसी की कोई भी फसल, मान ली कोई भी फसल ए है और एक फसल बी है, इस पे होने वाली जो कॉस्ट है ए की, वो मान लीजिए ₹X है, और इस पे मान लीजिए वाई है और एक्स ज़्यादा है। जब कॉस्ट ₹X है ए की ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो बीमा इसका तो ज़्यादा होना चाहिए ना। आप एक तरफ केसर की खेती करते हो, एक तरफ आप बाकी कोई नॉर्मल खेती करते हो, तो केसर की खेती में होने वाला नुकसान भी तो बड़ा होगा ना। तो उसी अनुपात में फिर आपको बीमा बीमा की राशि मिलनी चाहिए ना, और उसी अनुपात में आप जो बीमा किस्त है उसका भुगतान करना होगा, है ना। तो इस तरह से, और फिर हर फसल का इतना 2% क्यों? फसल तो अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग होगा ना, कैटेगरी बना लो आप, बागवानी है, रबी है, खरीफ है, या व्यापारिक फसलें हैं, उस हिसाब से। तो इस तरह से क्या है, इसमें ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और यह योजना चक्रवात और गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदा या गैर मौसमी वर्षा से जो कोई नुकसान हो गया तो उससे बीमाकृत ये करती है। ठीक है, तो इसमें केवल 2 आपका सही हो जाएगा। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है, किस देश में? भारत में। ठीक है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, तो ये आपका पश्चिमी घाट में मिलता है। यूपीएससी का फेवरेट है, इससे पहले भी ये पूछ चुका है एक बार, और इसने फिर पूछ लिया है, आगे भी पूछा हुआ है, एक बार और आएगा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, पैसा कहाँ मिलता है? पश्चिमी घाट में। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGRBA की प्रमुख विशेषता है? यह नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। ठीक है, यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षणों के प्रयासों की अगुवाई करता है। तो ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। 2 नंबर जहाँ पे है उसको सही करो, एक बार इसको काटो। NGRBA का अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से होता है जिनमें गंगा नदी बहती है। इसका जो चेयरमैन है वो PM होता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट गलत करो, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। और नदी बेसिन योजना प्रबंधन की इकाई है, वो तीनों स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका जो चेयरमैनशिप है कौन करता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। और इसके लिए एक अलग से जल मंत्रालय नया बना था, जल मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत, उसके वो कैबिनेट मंत्री भी हैं। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? ठीक है, अब इस तरह इसमें क्या करोगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है, और उसमें 1-2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको बड़े स्पेसिफिक लगेंगे, साइंटिफिक लगेंगे, अरे यार इसमें तो ये होना चाहिए, ये वाली अप्रोच इसमें तो काम कर रही है। जैसे पहला ही देखो कि मृदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण बढ़ता है। अब आपको बहुत स्पेसिफिक लग रहा है कि ठीक है, नीम कोटेड यूरिया जो होगी वो क्या करेगी कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण को बढ़ा देगी। ठीक है, फिर दूसरा देखो कि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। तीसरा देखो, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है, फसल वाले खेतों में वायुमंडल में बिल्कुल भी, यानी बिल्कुल भी, एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये तो नहीं होगा। और विशेष फसलों के लिए यह एक अपतृणनाशी वीडिसाइड और एक उर्वरक का संयोजन है। ठीक है, अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री आती है तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अपतृणनाशी का मतलब ये होता है कि जैसे छोटे छोटे आसपास पौधे गए, ये उनको भी मार देगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका ये काम नहीं होता थे। नीम कोटेड यूरिया जो होती है वो, उस पर नीम की कोटिंग इसलिए की गई थी ताकि वो मृदा में यूरिया का जो घुलने की जो NH2CONH2 जो है यूरिया, उसके घुलने की दर को कम कर दे। वो इंस्टेंट ना घुले, वो धीरे धीरे घुले, जिससे पौधों को लंबे समय तक फ़ायदा हो। ठीक है, और एक फिर इसमें जनरल जो स्टेटमेंट होगा ना यूपीएससी का, सबसे ईजी स्टेटमेंट, छोटा सा स्टेटमेंट, जैसे आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो नहीं होना चाहिए कहीं, पर वो इतना स्टेटमेंट इतना ईजी होगा ना, आपको यार वाह, यहाँ पे देखो साइंटिफिक बातें हो रही है, यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच की बात हो रही है, ये तो नॉर्मल वाली बात है, घुलना बुलना क्या होता है। पर यहाँ पे क्या हुआ कि यही वाला ऑप्शन इसमें सही चलाया जाएगा, क्योंकि ये इसीलिए इसमें कोटिंग की गई थी यूरिया के ऊपर, ताकि वो घुले ना जल्दी,
किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखो ये करता है काम चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अगर आपने डीओपी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल की साइट वगैरह पर जाते हो रेगुलर से, आपको पता होगा, तो आप ये पहचान जाओगे कि जो चीफ सेक्रेटरी जो होता है स्टेट का, उसकी नियुक्ति वगैरह जो कौन करता है, वो राज्यपाल नहीं करता, सीएम करता है, ठीक है। और इनका कोई नियत कार्यकाल नहीं होता। जैसे 60 साल की उम्र में ये लोग रिटायर होते हैं तो इनको एक्सटेंशन वगैरह दे देते हैं 6 महीने का। बाकी क्या होता है कि इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। अगर कोई मुख्य सचिव बना भी है तो उसको वहाँ से उस पद से हटा करके दूसरा पद दिया जा सकता है। तो इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। स्टैंड अप इंडिया जो वो SC ST की महिलाओं और महिला उद्यमियों को में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए इसका प्रयोग किया, ये शुरू की गई थी। और सिडबी जो है इसके माध्यम से पुनर्वितरण का प्रावधान होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो यूपीएससी से कम 2-3 बार तो पूछ ही चुके हैं। बाकी स्टेट PCS दूसरा पता नहीं कितने एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी मैं रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देखा था राजस्थान में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है किससे संबंधित है। तो महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो भी उद्योग वगैरह करें। बताओ 2024 7 जनवरी 2024 को आई थिंक वो पेपर हुआ था मेरा भी, तो उसमें भी क्वेश्चन आया था। तो ये वाला सीन है उसमें। अब इतने बड़े क्वेश्चन आए, टाइम टेकिंग है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। अगर आपको लगे कि नहीं भाई मेरे बस का तो नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। नहीं छोड़ना तब आप फिर इसको करने वाली चीज़ें हैं वो आप उस पर करिए। अब करना कैसे वो देखो। अब इसका पहला स्टेटमेंट देखो, ठीक है। बाकी नीचे क्या है वो भूल जाओ, एक बार पहला स्टेटमेंट देखते हैं। FAO पारंपरिक कृषि प्रणालियों को सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम GIAHS की हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है? संपूर्ण लक्ष्य क्या है? ये क्या करेगा कि हेरिटेज सिस्टम जो है सॉरी ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम जो है ये है क्या आखिर, ठीक है। तो अभी निर्धारित GIAHS के स्थानीय समुदायों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता। क्या? वित्तीय सहायता। और मैं भी कब से क्या बोल रहा हूँ कि जब भी आप इस तरह का कोई वर्ड देखो, फाइनेंशियली समथिंग, ये वाला सिस्टम, आप क्या करोगे बिना देखे, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप उसको गलत कर दोगे। आप उसको क्या कर दोगे? गलत कर दोगे, ठीक है। फिर जैसे ही अगर आप एक, अब तुक्के वाली बाजी वाली बात है, लेकिन ये भी अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, वहाँ से सीखा है। तो यहाँ भी अपने फिर क्या करना होगा, इसको गलत करना होगा। इसके बाद में परितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियाँ और उनसे संबंधित लैंडस्केप, कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का भी निर्धारण और उनका संरक्षण करना। अब इसमें क्या है कि फाइनेंशियली तो कुछ ऐसे कुछ करने की बात नहीं की है, लेकिन इसने कहा कि उनका संरक्षण और अभिनिर्धारण करना चाहिए, जो कि जनरल स्टेटमेंट है। वो कोई भी मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, मतलब वो सब करेंगे। ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पर यहाँ पे क्या कह रहा है कि पारंपरिक कृषि प्रणालियों के लिए ये इस तरह का GIAHS जो है वो आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी हाई स्टैंडर्ड के अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाने की बात कर रहा है, उनकी प्रशिक्षण की बात कर रहा है। आम आदमी के पास ट्रैक्टर चलाना भी नहीं आता उसको, एक सामान्य से किसान को, वहाँ पे आप कहाँ इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, कहाँ आप इनका प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हो? नहीं हो पाएगा ना, ये बड़ी बात हो गई ना, ये और ज़बरदस्ती सही स्टेटमेंट करवाने वाली बात हो गई। जबकि यहाँ पे सिर्फ संरक्षण और विनिर्माण की बात हो रही है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो जनरली करता ही करता है। तो आप इसको सही मान सकते हो एक बार के लिए। और फिर इसमें तीसरा क्या है कि इस प्रकार अभी निर्धारित GIAHS के सभी ऑल, तो या आप यहीं पे इसको गलत कर सकते हो, बट आगे पढ़ो। भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों को, सभी भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों को भौगोलिक सूचक यानी GI टैग उसको दिया जाता है। आपने जैसे करा कि कृषि प्रोडक्ट क्या होगा? जैसे मान लो मूंगफली हो गई, मूंगफली को कोई GI टैग है क्या? ये बताओ। या गेहूं को कोई GI टैग है क्या? GI टैग जैसे किसको है? तिरुपति बालाजी के लड्डू को है, इनको GI टैग है, इसको तो नहीं है ना। तो भाई सभी कृषि उत्पादों को आप कहाँ से GI टैग दे दोगे? आप ये स्टेटमेंट गलत करोगे। अगर आप तीसरा स्टेटमेंट गलत कर दोगे, ये वाला गलत हो जाएगा और केवल 2 यहाँ पे बचेगा। अगर आप एक गलत कर रहे हो तब भी आपका एक यहाँ पे ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। 2 और 3 वाली बात फंसेगी, तो 2 आपका वैसे भी सही हो रहा है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और आपको इसमें तीसरे वाले स्टेटमेंट में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप जैसे ही दिमाग लगाओगे, आपका अगर आपको पहला भी नहीं पता है तो आपका तीसरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ 28 में।
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी है? दिहांग, कमेंग और लोहित, तीनों ही है। अब आपका होमवर्क ये है कि गूगल करना कि दिबांग कहाँ है, कमेंग कहाँ है, लोहित कहाँ है। ये मेरा काम है, बिल्कुल है मेरा काम है, बट मैं चाहता हूँ कि आप ये काम करो। कोर बैंकिंग पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, ठीक है। तो देखो बेसिक बताता हूँ मैं, ये क्या होता है कि ये बैंकिंग शाखाओं का वो एक सिस्टम होता है। जैसे वो क्या करता है कि उपभोक्ताओं को उनके खाते का संचालन बैंक की किसी भी शाखा में कर सकने की सुविधा प्रदान कर देता है, ठीक है। और चाहे आपने अपना खाता जैसे कहीं भी खोला, मान लीजिए आपने खाता अपना दिल्ली खोला और आप जयपुर में भी अपने खाते के बारे में उसका संचालन आप कि बैंक की किसी भी शाखा से आप कर सकते हो, ठीक है। इसलिए कोर बैंकिंग समाधान वाला ये जो अप्रोच है यहाँ पे डिसाइड की गई थी आरबीआई के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें एक नंबर तो सही है, तो आप इसमें इसको काट दो, ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट को दो। अब देखो, यह व्यावसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से आरबीआई का नियंत्रण बढ़ाने का एक प्रयास है। क्यों भाई? आरबीआई का तो नियंत्रण ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी ही नियंत्रण है। तो भाई भारत का कोई भी बैंक होगा, अगर उस पर आरबीआई का नियंत्रण नहीं होगा तो किसका नियंत्रण होगा? क्या पशुपालन विभाग का होगा क्या, या नासा का होगा? नहीं ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट क्यों? अब ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने ज़बरदस्ती बनाया है आपकी जो डिसीजन लेने की स्ट्रेंथ देखने के लिए, डिसीजन मेकिंग कैसी है वो देखने के लिए। और ये एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनर्जक या नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वाले बैंकों का अधिग्रहण दूसरे बैंकों के द्वारा कर लिया जाता है। नहीं, ये इन सब के लिए नहीं है, ये सिर्फ इस तरह की सुविधा देने के लिए है। तो इसमें क्या होगा, ए आपका जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एनेक्स और सर्टिफाइड एक सेकंड क्या, ठीक है। तो देखिए एनेक्स और सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन ये दोनों, और क्लीन सीडीएम, ठीक है, एनेक्स सीईआर सीडीएम, ये तीनों किसके हैं? ये है क्योटो प्रोटोकॉल के, ठीक है। किसके हैं? क्योटो प्रोटोकॉल के, ठीक है। किसके हैं? क्योटो प्रोटोकॉल के। तो एनेक्स क्योटो प्रोटोकॉल का है, सीईआर यानी सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन किसका है? क्योटो प्रोटोकॉल का है। और सीडीएम यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये भी क्योटो प्रोटोकॉल का है। तो इसमें क्या है कि ये जो सबसे नीचे वाला है ये सही हो जाएगा आपका। एक मिनट को यार, ये क्योटो प्रोटोकॉल सी के पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये भी क्योटो प्रोटोकॉल और ये भी क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसमें ये वाला मामला तो ठीक है, ये दोनों यहाँ पे आपके गलत है। तो यहाँ पे आपका ये भी गलत, और कौन सा है, ये भी गलत, ये भी गलत, आपका केवल 3 सही हो जाएगा। और अब फिर यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, आप इसको एग्जामिनर माइंड रीडिंग बोल सकते हो, ट्रिक बोल सकते हो, टैक्टिक बोल सकते हो, तुक्काबाजी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, पर जो है वो है, उसे मैं तो चेंज कर नहीं सकता, क्योंकि यूपीएससी तो क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो यूपीएससी भी चेंज नहीं कर सकती। इस तरह से जब भी कहीं दिया हो, इस तरह का स्टेटमेंट हो, या इस तरह का कुछ किताबें दी गई हो, किसी देश के नाम दिए गए हों, तीन स्टेटमेंट जनरली दिए गए हों, जनरली संभावना बनती है कि यूपीएससी क्या करेगी कि या तो सबसे नीचे वाले को सही करेगी, ठीक है, इसको वो सही करेगी, बाकी ऊपर वाले दोनों गलत कर देगी, ठीक है। या फिर क्या करेगी, जैसे ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ऐसे कुछ दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे हो सकता है ये वाला सही हो, बट ये सही नहीं होगा, इसका इसके साथ संबंध होगा और इसका इसके साथ संबंध होगा, है ना। यानी जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि इसका संबंध नीचे वाले के साथ था, और यहाँ पे इसका भी संयोग हुआ, इस नीचे वाले के साथ संबंध है। तो जनरली होता क्या है कि होता यही है कि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन में आपके साथ गेम खेलती है वो, ठीक है। और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन है फंसे, तो जनरली मान के चलना कि यूपीएससी, क्योंकि यहाँ पे गलत करना आसान है ना, आगे पीछे कर लिया, मतलब मान लो कि ये वाला सही है, एनेक्स मान लीजिए काटा जाना सही है, बट क्या करेगी, नागोया प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल में किसी एक को आगे पीछे करना आसान है ना, इसलिए क्या करती है यूपीएससी, इसी तरह से फंसाती है। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान में रखोगे कि तीनों में से तीनों तो सही जनरली तो नहीं होंगे, कोई एक गलत होगा, और गलत कैसे करना है वो अपने को प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते हुए करना है, क्योंकि अपन ने 11, 12, 13, 14, 15 में भी यही फॉलो किया है, 16 में भी अपन ने यही फॉलो किया है ना। तो वही वाली चीज़ है। बायो इन्फॉर्मेटिक में घटनाक्रमों गतिविधि के संदर्भ में कभी कभी यूज होने वाला जो ट्रांसक्रिप्टोम जो शब्द है वो क्या होता है, तो कोई भी जीव है उसके द्वारा अभिव्यक्त एमआरएनए अणुओं की पूर्ण श्रृंखला जो कौन होती है वो ट्रांसक्रिप्टोम बोलते हैं। आप लोगों को मैं 2 वर्ड बता रहा हूँ,
एक होता है ट्रांसलेशन और एक होता है ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे आ गया है कि ट्रांसक्रिप्टोम, तो ये इससे संबंधित होता है। डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से, ठीक है। तो एक प्रोसेस होती है, क्या होती है, डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अभी एक बार आप इतना ध्यान रखो इसको कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण बनेगा। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में, एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्टोम काम आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है भाई? भाई बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं उनके प्रतिरक्षण, उनको इंजेक्शन देने से संबंधित है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है कर लोगे, ठीक है। आ जाओ अब आगे थोड़ा सा। ये कौन सा वाला हो गया भाई? निम्नलिखित में से भारत सरकार के हरित भारत मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णित कौन सा इनमें से कौन से करते हैं और कौन से इसमें से नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। नहीं आए, बड़ा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, छोड़ सकते हो, करना है तो कर सकते हो। तो पर्यावरणीय लाभों और लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए तदद द्वारा हरित लेखाकरण, ग्रीन अकाउंटिंग को अमल में लाना है। ग्रीन इंडिया मिशन का ये एक उद्देश्य हो सकता है, या सर्वोत्तम रूप में कौन सा वर्णित करने वाला उद्देश्य है। कृषि उत्पादों के संवर्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना। देखो अब ये वाला स्टेटमेंट देखो, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन अभी क्या है 2024, ये क्वेश्चन पेपर का बना था 2016 में। अब सेकंड रिवॉल्यूशन अभी तक भी नहीं आई है, तो 2016 में तो आई नहीं होगी, है ना। तो इस तरह से मैं इस वाले क्वेश्चन को तो गलत कर ही सकता हूँ, क्योंकि 2024 में हमने आज तक कभी ये नहीं सुना कि द्वितीय हरित क्रांति की बात हो रही है। नहीं सुना ना आपने? सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का वर्ड आज तक सुना ही नहीं होगा इस पेपर को करने से पहले। जब इस तरह की कोई थ्योरीज है ही नहीं, तो यूपीएससी के एग्जामिनर ने जिसने पेपर सेट किया वो उसकी तो मनगढ़ंत कहानी है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अब दो गलत करोगे, अब दो गलत करोगे, अब एक और तीन में से आपको जो सबसे ईजी, सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट है आपको वो करना है सही। वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति, यानी जो काटे गए वन है उनकी पुनर्प्राप्ति। हरित भारत मिशन, यानी भारत को हरा करने का मिशन क्या कह रहा है कि जो काटे गए वन है उनकी पुनर्प्राप्ति हो, उनका संवर्धन हो, उनका अडेप्टेशन हो, और न्यूनीकरण के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन को प्रत्युत्तर देना। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको प्रत्युत्तर देना, क्लाइमेट चेंज को रोकना। कैसे? वन आच्छादन में, जो वन आच्छादन है उनको मतलब ज़्यादा पेड़ लगाना, ग्रीनरी बढ़ाना। तो सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट ये है कि नहीं है इन दोनों में से? मतलब एक स्टेटमेंट ये है आपके पास कि फलाना दुकान मुखर्जी नगर में इस गली में स्थित है, और एक स्टेटमेंट ये है कि मुखर्जी नगर में आईएएस की कुछ कोचिंग है। तो दूसरा स्टेटमेंट ज़्यादा इजी है ना, कहाँ यार इतना बड़ा मुखर्जी नगर है तो कोचिंग तो होती होगी। अगर कोई एक आदमी भी यूपीएससी की तैयारी करवा रहा है तो कोचिंग तो होगी एक तरह से। तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट जल्दी जाएगा ना, इजी से। ये तो टारगेट बता रहा है कि ऐसे ऐसे करके। और फिर आप पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे, और फिर इसमें बजट की वाली बात हो गई, पैसे वैसे वाले सिस्टम शुरू हो गया ना। तो फिर आप वही बताया था वो वित्तीय अनुदान और वो सब, तो वहाँ पे इसको सबसे पहले काटना है, जो बच गया उसको मारना है। सही, जो आपका आंसर बचेगा वो आपका सही होगा। सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ जाओ, जियाओ बिहार के लाला, आंसर आपका सही जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे प्री पैकेज जितने भी वस्तुएं होती है उनके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी होती है, तो इनमें से क्या है वो जो नहीं लिखा होता, तो वो शाकाहारी है कि मांसाहारी है। जनरली ऐसे पढ़ा करो यार, मैं भूल गया था बताना इन दिनों में, खुद ही नहीं कर रहा था, ऐसे ही बस किया जा रहा। तो शाकाहारी है कि मांसाहारी है, तो वो ग्रीन और रेड वाला लिखा होता है, बिल्कुल लिखा होता है, जिसमें चार नहीं है उसको काट दो। अब ये कह रहा है कि इस पर लिखा होता है जैसे एलर्जी है होगी कि नहीं होगी, ऐसा कुछ लिखा होता है। सोच के बताओ, आपने चिप्स खाई है, चिप्स पे कभी लिखा होता है कि इस चिप्स को खाने से आपको एलर्जी हो जाएगी? नहीं सुना है कभी? नहीं सुना, काट दो। एक सही हो जाएगा, चार सही हो जाएगा। अब सिर्फ दो को देखना है,
और ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि संगठकों की सूची जिसमें संयोजी शामिल है, बिल्कुल शामिल। कौन कौन से संगठक किस चीज़ से बना होता है? बीकानेरी भुजा लेके उस पर लिखा होता है ये वाला मोठ है, ये वाला ये है, ये वाला ये है, ये वाला ये मिर्ची है, नमक है, धनिया है, जो कुछ भी है सब लिखा होता है। और उसमें न्यूट्रिशन भी लिखा होता है, इससे इतना प्रोटीन है, वसा है, फेट है, जो कुछ भी लिखा होता है उसमें, मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड वो उसमें लिखा होता है। तो 1, 2 और 4 आपका स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे। प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? यह बेतार संचार से संबंधित है प्रोजेक्ट लून। अब आपका होमवर्क क्या है, किसने शुरू किया था? गूगल करो अभी, जैसी वीडियो देखा रोको, दूसरे उसमें टाइम में जाओ और क्रोम करो, गूगल करो नेट मीटरिंग क्या है। ठीक है, तो परिवार और उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग करना, ये नेट मीटरिंग वर्ड जो है वो इससे संबंधित है। तो कल को 2024 में से मिलाने वाले आ जाए कि एक्स, वाई और जेड को ए, बी और सी से मिला हुआ, तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको मिला सकते हो। तो याद रखना कि नेट मीटरिंग, ठीक है, नेट मीटरिंग जो कि इससे संबंधित है, परिवार और उपभोक्ताओं द्वारा जनरली सौर ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग से संबंधित। सॉरी, अब देखो ये सब कैसे हो गया भाई, कब का है ये? व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक एज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है? वेरी इजी यार, मतलब मैं क्या बताऊँ, इससे इजी क्वेश्चन फिर से विश्व बैंक। इस क्वेश्चन पेपर में यूपीएससी ने 3 बार विश्व बैंक का वर्ड का यूज़ किया और तीनों बार तीनों स्टेटमेंट सही गए हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। ऊपर 2 क्वेश्चन फिर आ चुके हैं, विश्व बैंक वहाँ पे उसका आंसर गया था। मैं फिर कह रहा हूँ विश्व बैंक इंपॉर्टेंट है, आपको विश्व बैंक याद रखना है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात आए, प्राथमिकता देने की बात आए, विश्व बैंक को आगे रखोगे। बंजारे क्या थे? भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे क्या थे? बंजारे बेसिकली क्या थे? ये थे व्यापारी। देखो, कृषक एक जगह स्थायी होता है तो ये तो वो रहते नहीं थे, इधर से उधर इधर घूमते रहते थे। ठीक है, चीज़ें बेचते थे। योद्धा उतने तगड़े थे नहीं है, ठीक है, इतने को तगड़े योद्धा नहीं थे। बुनकर या व्यापारी, तो ठीक है, तो यहाँ पे बंजारे तो व्यापारी जो थे, सिर्फ बुनकर नहीं, बुनकर तो कपड़े वाला सिस्टम होगा, ये अलग अलग चीज़ें बेचते थे, तो व्यापारी थे ये। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, ये प्रॉपर एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाया गया है और ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पढ़िए तो ठीक है, लोड मत लेना यार, पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, वरना कोई वाली बात नहीं है। ये सब कहाँ से शुरू हो गया भाई, क्या है ये सब? 1 मिनट, हाँ ठीक है, वो पता नहीं क्या होता है यार। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये कह रहा है कि यह सिर्फ केवल ओनली, वैसे तो इसे देखते गलत कर दो आप, पर पढ़ लो, सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। क्यों नहीं कर सकता भाई? फौजदारी मामलों की क्यों नहीं कर सकता? फौजदारी मामलों की सुनवाई जो है ग्राम न्यायालय क्यों नहीं कर सकता? मान लो मार कुटाई हो गई तो ग्राम पंचायत में लोग आपस में बैठ कर समझौता नहीं करवा सकते? क्या करवा सकते हैं ना? गलत करो। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। इजी स्टेटमेंट है। मीडिएटर तो होगा ना कोई जो इनकी सुलह करवाएगा। 2 लोगों की लड़ाई हो गई, एक कोई बीच में होगा, बात करवाएगा, मामला सुलझा लेगा। कोर्ट पे इसका बर्डन ना हो, लड़ाई होगी तो वो आप वहीं पे सुलझा लो, वरना फिर केस लंबा चलेगा यार, क्या ही मतलब चलेगा उसका ना। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे सेंस को यूज़ करने वाली बात है कि या फिर आप डिसीजन किस तरह से लेते हो। ठीक है, अब सोच के देखो ये क्या कह रहा है कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अब पैसिफिक ओशन जो कितना बड़ा है, बहुत लार्ज, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर। ये कह रहा है कि ये चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर के तटीय सभी यानी ऑल देशों के मध्य एक समझौता। क्यों भाई? चीन ने ऐसा क्या किया, रूस ने ऐसा किया क्या? और आप ट्रांस पैसिफिक रीजन में आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आप दुनिया के सबसे तगड़े, लीडिंग, डेवलप्ड, सर्वाधिक हथियारों वाले और इतने पावरफुल कंट्री को आप मतलब बाहर निकाल रहे हो। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में ये दोनों देश है ही नहीं। चाइना एक बार ना हो तो रूस तो होगा ही होगा ना, वो तो थोड़ा उदार प्रकृति का इंसान है ना। अब कैसे इसको गलत कर सकते हो भाई, मतलब सही कर सकते हो इसको? ये तो गलत जाएगा ना। और यह केवल फिर ओनली तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन से सामरिक गठबंधन है। क्यों भाई? क्या
पैसिफिक रीजन में सिर्फ तटीय सुरक्षा की बात होगी, व्यापार की बात नहीं होगी? क्या वहाँ पर जो समुद्री जल मार्ग की बात नहीं होगी, शिपमेंट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, उसकी बात नहीं होगी? ये भी स्टेटमेंट गलत होगा। तो देखो क्या है कि डिसीजन मेकिंग वाली बात है कि आप कितना इजीली ऐसे क्वेश्चन पे डिसीजन ले सकते हो। ये कह रहा है कि चीन और रूस को छोड़कर, तो भाई दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज जिनका बहुत अहम रोल है पैसिफिक रीजन में, आप उसी को छोड़ रहे हो, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। आपके पास कोई वैलिड रीज़न तो होना चाहिए ना ऐसे स्टेटमेंट को गलत करने का या फिर उसको सही करने का, है ना। और फिर कह रहा है कि केवल तटवर्ती सुरक्षा, क्यों कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर के कोई पार्टनरशिप क्यों हुई है भाई? किसी तरह की पार्टनरशिप हो रही है तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के हो सकती है, फिशरिंग को लेकर के हो सकती है, जहाज़ों के आवागमन को लेकर के हो सकती है, ठीक है। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन समिट, दक्षिण अफ्रीका समिट 2015 में हुआ, तीसरा सम्मेलन था। इसकी शुरुआत वास्तव में 1991 जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। अब देखो, चलो ये 2015 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था, 2015 में उस समय हुआ हमें तो नहीं मालूम, ठीक है, हमें नहीं मालूम। बट अब सोचिए देखो यार कि गलत कैसे करना है। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और 2015 में ये कह रहा है कि हुआ, और तीसरा सम्मेलन था। फिर नीचे वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये 1951 में शुरू हुआ, 51 से 2000 तक हो गए 49 साल, 15 साल ये हो गए, तो कितना बच गया? 15 और 49 कितना हो गया? लगभग कितना है अभी? 2024 चल रहा है, 24 सॉरी 2016 में पूछा गया ना, 15 साल वो हो गए, 49 साल ये हो गए, यानी कि 64 सालों में सिर्फ 3 ही बार ये सम्मेलन हुआ। सोच के देखो ना, भारत अफ्रीका, भारत बाकी देशों के साथ कितनी बार मिलता है? 25-30 बार तो अफ्रीका से मेरी इनके आपस में ये सब सम्मेलन होते रहते हैं ना, हर 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में तो ऐसे शिखर सम्मेलन होते रहते हैं। तो भाई सोच के देखो ना यार कि तीसरा सम्मेलन था तो हो सकता है कि 2010 में बना हो, 2015 तक इनका तीसरा सम्मेलन था, ऐसा हो सकता है, ये जचता है। पर 1951 में अगर कोई इस तरह का अगर इनके बीच में कुछ शिखर सम्मेलन होते आ रहे हों, और मतलब पिछले 64 सालों में सिर्फ 3 ही बार हुए हों, ये जचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप खुद अपने ऑटोमेटिकली अपने थोड़े से सेंस को यूज़ करके इस क्वेश्चन को आप आराम से अच्छे से इसको डिलीवर कर सकते हो कि ठीक है 16 में पूछा गया तो 15 में हो सकता है ऐसा हुआ होगा, तो ठीक है ये स्टेटमेंट को सही मान लेता हूँ, और तीसरा हुआ होगा, और स्टेटमेंट इसमें 1 नंबर में सही मान सकता हूँ, क्योंकि दूसरा जो स्टेटमेंट है ना उसे गलत करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि अगर 1951 में हुआ तो आप पहले वाले स्टेटमेंट को कैसे संतुष्ट करोगे, कैसे सेटिस्फाई करोगे, है ना, जस्टिस तो नहीं है ना फिर पहले स्टेटमेंट के साथ। तो इस तरह से आपका केवल एक सही हो जाएगा। MCLR का है, उसका उद्देश्य क्या है? MCLR देखो, एक आर होती है, एक आर होती है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, ठीक है, CRR, SLR, ये चीज़ें होती है। अब CRR और SLR में मैंने क्या बताया था, या तो दोनों साथ में बढ़ेंगी या दोनों साथ में घटेंगी। ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में बिल्कुल मदद करती है, इसलिए इनका यूज किया जाता है। और ये दिशा निर्देश बैंक शाखा की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले बैंक और दोनों के लिए न्याय संगत होते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है यार, गलत चीज़ थोड़ी ना बता रहा, सही चीज़ तो बता रहा है कि कोई चीज़ ऐसी जो जस्टिफाई कर रही है वो तो अच्छी बात है ना, और पारदर्शिता बढ़ा रही है तो और ही अच्छी बात है। तो मुझे अगर ये स्टेटमेंट दोनों पता भी नहीं है तब भी मैं इनको पॉजिटिव स्टेटमेंट मान करके कि सही बात है, सही कह रहा है, गलत चीज़ तो कुछ नहीं कह रहा। अगर ऐसा कुछ RBI अगर ऐसा कुछ कर रहा है, ऐसी कोई उसने लैंडिंग रेट इसने अगर इसके पास है और वो पारदर्शिता लेकर के आ रही है, वो न्यायसंगत बना रही चीज़ों को, तो बहुत अच्छी बात है ना, इसलिए तो वो इसको यूज़ कर रही है, दोनों सही हो जाएगा। खराई ऊँट के बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो नहीं पता है तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यह समुद्र में 3 किलोमीटर तक तैरने में सहायता है, बहुत ही इसको तो स्पेसिफिक बना दिया इन्होंने, 3 किलोमीटर तक की, जैसे 3 किलोमीटर हुआ ना ये फिर वापस भाग आएगा। यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है भाई कि चलो ये मैंग्रोव प्लांट खाता हुआ इसीलिए कोई स्पेशल है, खराई ऊँट मैंग्रोव वाला इसका कोई सिस्टम रहता होगा, तो ठीक है मैं इसको सही मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें 2 तो सही है, मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो या तो इसमें सारी सही है और या इसमें केवल 3 सही है। तो यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता। अब मुझे ये तो नहीं मालूम भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं इसको सबसे पहले तो गलत कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है
और जो मैंने पैटर्न सीखा है मैं उस पैटर्न को फॉलो करूँगा। बट मैं अब तीसरा देख रहा हूँ कि ये जंगली होता है, पालतू नहीं बनाया जा सकता है। सोच के देखो, दुबई में लोग शेर को पालतू बना लेते हैं, बांध के रखते हैं उसको, तो ऊँट की तो औकात ही क्या है बेचारे की। सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है कि जब लोग शेर को उधर वो अपने घरों में रख रहे हैं, शेर चीता जैसे मतलब जो कुछ भी, तो खराई ऊँट में ऐसा क्या है। और एक जगह भी अगर ऐसा संभव हुआ, क्योंकि जनरली क्या होता है कि संभावना बनी निकल ही आती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस बेस पर इसका, अगर मैं इसको गलत करूँ तो इस बेस पर इसका जो आंसर है वो तो जाएगा क्या, कि अब देखो 1 और 2 और 1 2 3, 2 मैं सही नहीं मान रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो इसका एक तो आंसर ये जा सकता है कि जब इन दोनों को गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, तो हो सकता है ये चीज़ें रिवर्स हो, ये मैंगोरो नहीं खाता हो, तो ये 1 और 3 हो जाएगा। इसका एक्चुअल में जो आंसर यूपीएससी ने जो माना था वो ये माना था, जो हमारी ट्रिक्स को, टैक्टिक को या पीवाईक्यू पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं, ये जो डेटा वाली बात यहाँ पे बिगड़ रही है। बट अगर मैं थोड़ा सा फिर दिमाग लगाने वाली बात है और ऐसा कुछ करूँ कि नहीं, अगर एक जगह भी ये पालतू बना, एक भी जगह अगर पालतू बना, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैसे ये स्टेटमेंट, अब मैं चित्ता नहीं पाल सकता, दुबई के शेख तो पाल सकते हैं ना, आप नहीं पाल सकते, वो तो पाल रहे हैं ना, वो पाल ही रहे हैं ना। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है इन दोनों में से। अगर मैं ये, क्योंकि मैंग्रोव की चराई पर जिंदा है, तो ऐसा इसलिए तो पूछा होगा ना कि कोई स्पेशल ऐसी, तो इन्होंने मैंग्रोव वाला रीजन दिया है। तो इसलिए आप इसमें 50-50 वाली बात है कि या तो ए लगा के हो या डी लगा के हो, इतना 50-50 पूरे पेपर में चलता है। आप बहुत 100% आप श्योर नहीं हो सकते चीज़ों के लिए, तो इतना इसमें आपको ध्यान में रखना होगा। फिर हमारे वैज्ञानिकों ने केले की पौध की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जो 11 मीटर तक जाती है और इसके फल का गुदा नारंगी रंग का होता है, कहाँ मिलता है, तो ये अंडमान निकोबार में 2015 में इसकी खोज की गई थी, ठीक। INS अस्त्रधारिणी, तो ये क्या है, ये एक टॉर्पेडो प्रमोशन है और रिकवरी जलयान है, ठीक है। आप इसको याद रखो, INS है तो वैसे तो फिर टॉर्पेडो ही होगी ये तो। GL-10 फिर वाली बात कि नहीं भी पता है ना कि ग्रेज्ड लाइटिंग नहीं भी पता है, तो जहाँ आपको नासा दिखे, पहली प्राथमिकता आप नासा को देना, नासा वाला स्टेटमेंट जहाँ भी देखे आप उसको सही लगा के आओगे। तो GL-10 जो क्या है, नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान है। इसके बाद में आप इसरो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसरो भी बढ़िया काम कर रही है आजकल, बट उससे पहले आप नासा लगाओगे। गहरा कदन प्रवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है वो सही है। इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करना है एवं समूह उपागम यानी क्लस्टर अप्रोच के साथ एकीकृत रीति से मूल्य प्रवर्धन तकनीकों को निर्देशित करना है। इस योजना में लघु सीमांत और जनजातीय किसानों की बड़ी हितधारिता है। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जब भी VN सेक्शन आए, VN सेक्शन फिर वाली बात कौन सी, तुरंत जुबान पे नाम होना चाहिए, महिलाएं, बच्चे, ओल्ड, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, फिर कौन से SC ST PH LGBTQ, ये सब, किसान, गरीब, मजदूर, श्रमिक, इनसे जुड़े हुए कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको इस तरह के बड़े क्वेश्चन में दिखे, वो स्टेटमेंट हमेशा सही होंगे। VN सेक्शन यानी वल्नरेबल सेक्शन, सुभेद्य वर्ग के बारे में जितने भी इस तरह के स्टेटमेंट लिखे जाते हैं वो सही लिखे जाते हैं। तो अगर आप एक स्टेटमेंट बिना पढ़े भी सही कर दोगे तो आपको ये बात सबसे पहले तुरंत समझ में आ जाएगी कि जहाँ 2 नंबर नहीं है उसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में अब ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा इसमें आइडिया लग रहा है कि ठीक है कि अब फिर एक चीज़ और, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ी थी, बॉटम अप अप्रोच, अब यहाँ पे कौन सी आ गई, क्लस्टर अप्रोच। ये ऐसे वर्ड हैं जो जनरली सही होंगे, ठीक है। फिर भी नहीं पता है तो इसको होल्ड कर लो एक बार के लिए आप तीसरा स्टेटमेंट, इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषकों के अत्यावश्यक निवेशों के और लघु सिंचाई उपकरणों की निःशुल्क किट प्रदान करना। आज तक आपने केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की कोई भी ऐसी योजना पड़ी है क्या जिसमें वो किट प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं, या फिर ऐसा कोई उपकरण प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। वो क्या करेंगे, एक राशि देते हैं कि आपको 2000 6000 या इस तरह की वो वित्तीय सहायता प्रदान, ये किट वाला मामला आपने कभी नहीं देखा। और लघु सिंचाई उपकरणों की निःशुल्क किट प्रदान करना, इस तरह का मामला आपने किसी भी योजना में नहीं सुना हुआ, किसी भी योजना में। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट आप गलत करोगे, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ इस तरह की चीज़ें सरकार
और वित्तीय वाला जो भी मैंने बताया था वो सब नहीं होता है। और ये निःशुल्क किट प्रदान करना, ये सब चीज़ें नहीं होती है जनरली किसी भी योजना में। आप इसको गलत करोगे और आप 1 और 2 के साथ जाओगे, क्योंकि ये लगभग लगभग इस योजना को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्लस्टर अप्रोच मैंने पहले बोला था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट। और दिस इनिशिएटिव एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट द इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड टू डेमोन्स्ट्रेट वैल्यूज एडिशन। ठीक है, ये वैल्यू ऐड कर रहा है टेक्निकल इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, ये भी पॉजिटिव वर्ड होता है, इंटीग्रेटेड मैनर विद क्लस्टर अप्रोच, जो कि अपने आप में खुद एक पॉजिटिव है। ये वाला VN सेक्शन से संबंधित ये पॉजिटिव है। और ये सब ऑफरिंग करना है, ऑफरिंग लाइक किट्स, तो वो सब ऐसा फ्री किट्स वगैरह ये ऑफर सरकार नहीं करती है भाई, तो इस कुछ स्टेटमेंट के साथ आप नहीं जाओगे। ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार, ये मतलब कब हुआ था, थोड़ा बहुत भी आइडिया है क्या? स्वदेशी और बहिष्कार जो पहली बार कब आए थे सामने? बताओ, थोड़ा बहुत भी आइडिया हो जिस किसी को भी। ये बताओ फिर, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन, थोड़ा बहुत भी आइडिया हो। पढ़ते नहीं हो यार। 1920 में होता होम रूल, 1916 में होता साइमन कमीशन, 1927 में। ठीक है, बंगाल पार्टीशन कब हुआ ये तो बता दो। नहीं पढ़ रहे हो, पता है नहीं पढ़ रहे हो, नहीं होगा भाई सिलेक्शन ऐसे तो, चांस ही नहीं। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 यार, बताना पड़ता है क्या बार बार। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। होम रूल आंदोलन कब? 1916 में। ऐसे हुआ 1920 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में। तो स्वदेशी और बहिष्कार वाला ये जो पूरा मामला है ये किससे संबंधित है? आपके बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन से। ठीक है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, तो बौद्धिस्ट व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की, हीनयान की नहीं थी, प्रोग्रेसिव जो इनमें जो संप्रदाय था वो महायान था। ठीक है, तो ये महायान की थी। ठीक है, अब देखो आपको नहीं भी पता है तो यहाँ पे एक फैक्ट देने की बात कर रहा है ये, है ना, तो आप इसको एक बार होल्ड कर लो कि नहीं पता मुझे तो क्योंकि या तो इसमें एक सही हो गया, 2 सही होंगे, 3 सही हो सकते हैं। फिर देखो, बौद्धिस्त अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणा में है, तो ठीक है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऐसी बात करता है बौद्धिस्त। और बौद्धिस्त समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के बारे में चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्माण की प्राप्ति विलंबित करता है। ठीक है, ये भी बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यानी ये दोनों स्टेटमेंट जो है अपने, वो तो सही होंगे ही होंगे हर हाल में, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक दर्शन की बात की, एक दर्शन बता रहा है। और ठीक है, मुझे नहीं भी मालूम है तभी मैं सही लगा दूँ, क्योंकि दर्शन खराब बात तो नहीं करेगा। प्राणियों के प्रगतिशील जीवन की ही बात करेगा, है ना। तो 2 और 3 तो सही है, तो इसमें भी 2 और 3 नहीं है और इसमें भी 2 और 3 नहीं है। और यहाँ इस स्टेटमेंट को गलत करना जनरली ज़्यादा ईजी होगा एग्जामिनर के लिए, क्योंकि हीनयान महायान नाम ही तो पलटना है, और जो बौद्धिस्तव है वो महायान का वर्ड है। ठीक है, तो इसमें 2 और 3 का हो जाएगा। और आपको ध्यान में रखना है कि बौद्ध धर्म जैन धर्म से हर बार एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो 50 क्वेश्चन हो गए अभी, आज इतनी हिम्मत है करवाने की पेपर की, बाकी बाद में कर लेंगे। ठीक है, जल्दी आ जाएगी इसकी वीडियो भी, जैसे आप इसको करोगे इसके शाम तक या अगले दिन तक वीडियो एक और आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि भाई देखो, इसमें हमने क्या सीखा, वर्ल्ड बैंक सीखा, हमने क्या सीखा कि 3 स्टेटमेंट दिए गए हो तो सारे सही नहीं होंगे इसमें। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा कि फाइनेंशियली ऐसा कुछ सुविधा देने की बात कर रही हो तो गलत होगी, फ्री कुछ देने की बात कर रही हो तो भी गलत होगी, VN सेक्शन से जुड़े मामले हमेशा सही होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि नासा वाला मामला भी फिट बैठेगा कि ठीक है, हाँ जनरली सही होता है नासा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की तरह। और इसमें इतना कुछ मतलब रिपीटेड चीज़ें हैं, वही सारी अपने डेफिनेशन वेस्ट 1-2 क्वेश्चन थे, वो करने हैं तो कर लो, वरना उनको छोड़ आओ। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इस तरह के जो मामले से प्रोजेक्ट लून वगैरह है, तो वो बेतार संचार की तकनीक से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर हो गया, आपका 2016 का 50 क्वेश्चन हो गया। आप इसको रिवाइज करो। और फिर मैं फिर कह रहा हूँ आप इसको किस पे, 2x पे इसको यार देखना। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप 2x पे, या फिर कम से कम अगर आप पेशेंस जैसा भी अगर आपका, तो आप उस हिसाब से इसको करें ना। मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम इसको देखना, वरना 1.5x भी आपका काफ़ी सही रहता है, तो आप इसको इस पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बाद में।
और करते फिर 2016 का जो पेपर पूरा कर लेंगे अपन, 100 क्वेश्चन निपटा लेंगे क्या उनसे। ठीक है, चलो।